25 मार्च 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे रोज की तरह, जो कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे और कुछ करंट अफेयर पे। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है इनिशिएटिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो वो देखेंगे कौन कौन से हैं। इंडस वाटर पैनल होल्ड्स मीटिंग, इसकी अभी मीटिंग हुई है इंडस वाटर पैनल की, तो ये देखेंगे क्या न्यूज़ है। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे, ये अभी न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है ये भी जानेंगे। 6 शेड्यूल एरियाज, ये न्यूज़ में है, इसे देखेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अभी न्यूज़ में है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से। जीएसटी कंपनसेशन क्या है, इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। हेल्थ पॉलिसी ऑन रेयर डिसीज़, इससे पहले भी कई बार हम करंट अफेयर के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा न्यूज़ में देखेंगे क्या है ये। यूएस पीस प्लान क्या है, इसे देखेंगे। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020, ये इंडेक्स अभी न्यूज़ में है, और क्यों न्यूज़ में है, इंडिया के लिए क्या रिलेवेंस है इसका, ये देखेंगे सारा। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है जी इनिशिएटिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर कुछ इनिशिएटिव लिए गए ताकि हेल्थ को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, ये इनिशिएटिव लिए गए 2019-20 में, कुछ एनविसेज किए गए इनिशिएटिव। एनविसेज का मतलब है जी रखना, प्रेजेंट करना, पेश करना, एक तरह से। पहला इनिशिएटिव है सांस, ये क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये निमोनिया को क्या है ठीक करने के लिए, जो बच्चों में क्या है निमोनिया की वजह से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको रिड्यूस करना। टू एक्सीलरेट एक्शन टू रिड्यूस डेथ्स ड्यू टू चाइल्डहुड निमोनिया, बच्चों में जो निमोनिया की वजह से मृत्यु हो जाती है उसको कम करना। सेकंड है सुमन। सुमन क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मतलब इसका है जी जो मैटरनल हेल्थ है और न्यूनेटल हेल्थ उसको इम्प्रूव करना। मैटरनल का मतलब है जी माँ जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसके बच्चे और माँ की हेल्थ को क्या है इम्प्रूव करना। और एट नो कॉस्ट और जीरो टॉलरेंस फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना। और अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी ने मान लो उसे सर्विस देने से इनकार कर दिया है, डिनाइल ऑफ सर्विस, तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, मतलब जी उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रिंजेंट एक्शन। नेक्स्ट इनिशिएटिव है जी इसके अंदर मिडवाइफरी सर्विसेज। ये मिडवाइफरी सर्विसेज का मतलब है जी जब डिलीवरी का टाइम आता है, कभी प्रेग्नेंट वूमन की डिलीवरी का टाइम आएगा, तो इसके लिए मिडवाइफरी ये नर्स प्रैक्टिशनर कैडर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, मतलब जगह जगह पे प्लेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ऐसी मिडवाइफरी सर्विस होंगी जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगी, ताकि वुमन सेंटर्ड रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है जी सोशल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। ये क्या है, एक आयुष्मान भारत स्कीम है गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया स्कूल हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर। इसका मतलब है जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके ये प्रमोट किया जाएगा ताकि स्कूल चिल्ड्रन का एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा सके, मतलब स्कूल में जो चिल्ड्रन वगैरह रहते हैं बच्चे, उनमें एक्टिव लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जा सके और उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। तो इसमें यही था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंडस वाटर पैनल होल्डिंग मीटिंग्स। अभी इसकी एक मीटिंग हुई है जी, 106 मीटिंग हुई है, जो लगभग 2.5 साल के बाद हुई है, 2.5 साल के गैप के बाद हुई है, मतलब 2.5 ईयर्स गैप के बाद इंडियन और पाकिस्तानी डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ये किसकी मीटिंग है, परमानेंट इंडस कमीशन की। ये परमानेंट इंडस कमीशन बना था जी 1960 में, एक ट्रीटी हुई इंडस वाटर ट्रीटी, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई कि यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है ना, 6 रिवर जो इंडिया और पाकिस्तान में फ्लो करती हैं, तो इनका आधी रिवर पाकिस्तान और आधी रिवर मतलब हाफ रिवर है, मतलब 3 रिवर दे दी गई इंडिया, उन पर क्या है उनका वाटर यूज करेगा मोस्टली, और 3 रिवर का वाटर पाकिस्तान यूज करेगा। तो इस ट्रीटी के अंतर्गत ये ब्रोकर किया गया वर्ल्ड बैंक ने, मतलब बिचौलिया था जी वर्ल्ड बैंक जिसने ये ट्रीटी करवाई। और इस ट्रीटी के अंतर्गत ये रखा गया था कि दोनों जब भी मान लो कोई भी वाटर में मान लो फ्लड आने वाली है या कुछ पानी घट रहा है बढ़ रहा है, इसकी जानकारी एक दूसरे देश को प्रोवाइड करेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन।
तो इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नाम था परमानेंट इंडस कमीशन। अब इसकी मीटिंग हुई है जी। अब ऐसा देखा जा रहा है इसकी मीटिंग को कि दोनों की बायलैटरल टीज है जो दोनों देशों की, पाकिस्तान और इंडिया की, वो नॉर्मलाइजेशन होती दिखाई दे रही है। मतलब जैसे बॉर्डर एरियाज में दोनों के बीच में क्या है, चलता रहता है ना, फाइटिंग चलती रहती है, वार लाइक सिचुएशन चलती रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो देखा जा रहा है दोनों पड़ोसी देश के बीच में ये कंडीशन को नॉर्मलाइजेशन कर सकती है, जो मीटिंग हुई है अभी इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है इसे देखेंगे। ये जी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो ऑलरेडी अभी मैंने बताया। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। ये कराची में साइन की गई 1960 में। इंडस वाटर ट्रीटी कब? 1960 में कराची में साइन की गई दोनों देशों ने। इंडिया की तरफ से थे जी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे, और पाकिस्तान की तरफ से थे प्रेसिडेंट आयूब खान। और ब्रोकर्ड किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने। ब्रोकर्ड का मतलब है जी मिडल मैन, एक तरह से बिचौलिया मान लो आप, कि वर्ल्ड बैंक के सापेक्ष में, मतलब उसके समक्ष, उसके सामने ये ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के अंतर्गत इंडिया कंट्रोल करेगा जी रिवर, मतलब रिवर वाटर को। कौन कौन सी रिवर? ईस्टर्न रिवर वाटर को, जैसे ब्यास, रावी और सतलुज। ये 3 रिवर का जो वाटर है वो कंट्रोल कौन करेगा? इंडिया करेगा। और यहाँ पे 3 रिवर और थी, इंडस, चेनाब, झेलम, जो इंडिया से होकर निकल के पाकिस्तान में जाती हैं। ये वेस्टर्न रिवर हैं जिनको पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, इंडस, चेनाब और झेलम को। ये आप इस मैप में देख सकते हो जी। ये मैप देखिए आप, ये देखिए इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 रिवर को क्या है? वेस्टर्न रिवर है, इनको पाकिस्तान कंट्रोल करता है। इनके वाटर को ज़्यादा यूज कौन करता है? पाकिस्तान। और जो बाकी की ये रावी, ब्यास और सतलुज है, ये सतलुज जा रही है, ये ब्याज और ये ब्यास, और ये आपकी होगी रावी। इनका वाटर इंडिया यूज करेगा, कंट्रोल करेगा ज़्यादा। मोस्टली कौन यूज करेगा? इंडिया। तो इस ट्रीटी के अनुसार क्या है, वाटर कमिश्नर पाकिस्तान और इंडिया के, वो कम से कम साल में 2 बार मीटिंग करेंगे, ऐसा रखा गया था इस ट्रीटी में। और टेक्निकल विजिट अरेंज करेंगे जी, ताकि प्रोजेक्ट साइट्स और क्रिटिकल रिवर हेड वर्क्स को देखा जा सके कि वहाँ पे रिवर में पानी की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट, बोथ साइड क्या है जी, इंडिया और पाकिस्तान वाटर फ्लो के बारे में डिटेल शेयर करेंगे एक दूसरी कंट्री को, कि वाटर क्वांटिटी कितनी है अभी, कि एक दूसरे में क्या है फ्लड और ड्रॉट जैसी कंडीशन को एड्रेस किया जा सके, मतलब निपटा जा सके। अगर बाढ़ आने वाली है, मान लो वाटर का फ्लो ज़्यादा आ गया, तो इंडिया इन्फॉर्मेशन देगा पाकिस्तान को कि भाई साहब इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप अरेंजमेंट कीजिए ताकि फ्लड से बचा जा सके। या फिर ड्रॉट आ गई है, पानी बिल्कुल सूख गया, तो सारी जानकारी एक दूसरे कंट्री को शेयर करेंगे। अब ये परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ऑलरेडी देख ही लिया हमने। ये कमीशन बनाया गया जी, ये बायलैटरल कमीशन है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया से ऑफिसर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दोनों कंट्री से यहाँ पे ऑफिसर हैं इस कमीशन में। और ये इम्प्लीमेंट करते हैं जी जो इंडस वाटर ट्रीटी का गोल रखा गया है 1960 में, उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। ये कमीशन अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी के अनुसार ये कम से कम साल में 1 बार इसकी मीटिंग होनी चाहिए इंडस वाटर कमीशन की। और अल्टरनेटिवली होगी जी, अगर इस साल इंडिया में हुई है तो दूसरे साल पाकिस्तान में मीटिंग होगी इस कमीशन की। अब फंक्शन क्या है इस कमीशन के? फंक्शन यही है जी, टू स्टडी एंड रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑन एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑन द वाटर्स ऑफ द रिवर। रिवर के वाटर में कोई भी डेवलपमेंट आ रहा है जी, विकास के तौर पे, मतलब कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिगार्डिंग, तो दोनों गवर्नमेंट को ये क्या है इन्फॉर्म करेंगे, स्टडी करेंगे, पहले अध्ययन करेंगे जी क्या रिवर वाटर में क्या चेंजेज आए। दूसरा, टू सॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर वाटर शेयरिंग। अगर वाटर शेयरिंग में दोनों कंट्री के बीच में मान लो पानी को लेके कोई विवाद है, रिवर के पानी को लेके विवाद है, डिस्प्यूट है, तो ये सॉल्व करेगा कमीशन। नेक्स्ट, टू अरेंज टेक्निकल विजिट साइट्स पे जी, मान लो रिवर साइट्स पे ये टेक्निकल विजिट होगी, टेक्निकल एक्सपर्ट जाएंगे, वो देखेंगे रिवर वाटर को, फ्लो को, सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, टू अंडरटेक वंस इन 5 ईयर ए जनरल टूर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ असरटेनिंग द फैक्ट्स। रिवर के बारे में जितनी भी यहाँ पे ये 6 रिवर्स हैं जी, इनके बारे में सारी फैक्ट्स, जानकारियाँ निकालने के लिए कम से कम 1 बार 5 साल में क्या है, हर 5 साल में 1 बार जनरल टूर होगा, ये कमीशन करेगा। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी। इस इंडस वाटर ट्रीटी को, जो 1960 की ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी को इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए जो भी मेजर्स लेने हैं, स्टेप लेने हैं, तो ये कमीशन स्टेप लेगा।
तो इतना ही था जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसे एक बार और भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक से ज़्यादा बार डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर ये न्यूज़ में है। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि पाकिस्तान के रिगार्डिंग, सॉरी पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका के रिगार्डिंग क्या है, एक रिजोल्यूशन लाया गया इस काउंसिल में, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में, ये जेनेवा में है जी। तो एक रिजोल्यूशन लाया गया। रिजोल्यूशन का मतलब है जी एक कागज़ है जी, उस पर लिखा है रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन हो गया। अब इस पे ये श्रीलंका में क्या है जी, ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से लाया गया कि यहाँ पे जो मानव के अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया गया, इस वजह से एक रिजोल्यूशन लाया गया श्रीलंका के अगेंस्ट। अब इसमें ना तो इंडिया ने यस पे वोट किया, ना ही नो पे वोट किया। ना तो इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट है और ना ही फेवर में है, ना विरुद्ध है, ना ही उसके पक्ष में है। तो इंडिया एब्सटेन रहा, इंडिया ने कोई वोटिंग ही नहीं की इस रिजोल्यूशन पे। ये रिजोल्यूशन था, रिजोल्यूशन ऑन प्रमोटिंग रिकॉन्सिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका। इसमें से जी 22 स्टेट्स ने, 47 मेंबर हैं जी इस काउंसिल के, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर हैं, और इस 47 मेंबर्स ने 22 मेंबर ने अडॉप्ट किया इस रिजोल्यूशन को, तो इसके फेवर में वोट किया। अब इस रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं अबाउट इस रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन क्या जी, अगर पास हो जाता है तो यूएन ह्यूमन राइट की जो चीफ हैं मिशेल बचलेट, ये क्या है, अगर हो जाता है ये पास, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे एविडेंस ऑफ क्राइम्स। मतलब श्रीलंका में जो ह्यूमन राइट वायलेशन के रिगार्डिंग जो भी क्राइम्स वगैरह हुए हैं, अपराध हुए हैं श्रीलंका में, कब श्रीलंका में सिविल वार हुआ था जी, जो एंड हुआ था 2009 में। तो ये इस 2009 में क्या हुआ था, तमिल टाइगर्स थे जी, रिबल्स थे, एक विद्रोही थे, इनकी हार हो गई थी, डिफीट हो गए, 2009 में डिफीट हो गई थी, इनकी हार हो गई थी। तो जब ये वार चल रहा था ना श्रीलंका में, सिविल वार, तो इसके दौरान जो भी क्राइम्स हुए थे, अपराध लोगों के अगेंस्ट, तो ये इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ये मिशेल बेचलेट। अब ये रिजोल्यूशन क्या है जी, ऑल्सो कंटेंटेड ह्यूमन राइट्स सिचुएशन। ये रिजोल्यूशन में ये भी रखा गया है कि ह्यूमन राइट की, मानव अधिकारों की क्या स्थिति रही अगर जब राजपक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब राजपक्षा वहाँ के प्रेसिडेंट है जी, तो जब इनका कार्यकाल था तो तब क्या सिचुएशन रही, ह्यूमन राइट सिचुएशन क्या रही श्रीलंका में, ये सारी जानकारी भी कलेक्ट करेंगे अगर ये रिजोल्यूशन पास हो गया तो ये सारी पावर देता है कि वहाँ पे एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करना। रिलीजियस माइनॉरिटी जिनके मान लो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन से कम है। अब ये देखते हैं हम, ये तमिल टाइगर रिबल्स क्या है और ये सिविल वार का क्या फंडा है। देखो 1983 में श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। सिविल वार का मतलब है जी गृह युद्ध। कैसे, 1983 में ये जी श्रीलंका, पहले ये मैप देखो आप, ये श्रीलंका है जी, पाकिस्तान, ये मतलब अपना इंडिया है हिंदुस्तान, उसके नीचे ही श्रीलंका, और इसमें लगभग ये प्लेस हैं जी, ये प्लेस क्या है, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं लगभग। जैसे इंडिया में तमिल लोग हैं ना, तमिलनाडु में, तो यहाँ पे भी ये तमिल लोग हैं जो क्या है, तमिल हिंदू माइनॉरिटी के हैं, और यहाँ पे माइनॉरिटी बनाती है हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे सिन्हालीज पीपल हैं। सिन्हालीज मतलब बुद्धिस्ट पीपल हैं यहाँ पे मेजोरिटी में, मतलब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन सिन्हालीज की है, मतलब बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है श्रीलंका में। और ये माइनॉरिटीज़ में तमिल पीपल जो इतने एरिया में रहते हैं, समझ गए। अब इनके ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा था और इनके खिलाफ क्या है, ये रियॉट्स होते थे जी। इनको क्या है, जब चाहे इनके को ना तो कोई राइट है, ना तो इन्हें वोटिंग राइट मिल रहा था, ना तो इन्हें, मतलब एक तरह से इनके जो मानव अधिकार है उनका वायलेशन हो रहा था। उसके बाद इन्होंने जी एक ग्रुप बनाया 1983 में तमिल पीपल ने, उसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। इसकी फुल फॉर्म है जी LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। तो इसने एक ग्रुप बनाया 1983 में, और तब से सिविल वार स्टार्ट हो गया श्रीलंका में, गृह युद्ध। सिविल वार का मतलब है जी, तब बोलते हैं मान लो एक किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन आपस में ही भिड़ जाए, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी दूसरे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से लड़ाई करने लगे, तो समझ लो सिविल वार हो गया। तो जब ये वार स्टार्ट हो गया जी,
तो इसने क्या है, ये गवर्नमेंट पे भी बहुत सारे बम वगैरह करती थी, ये अटैक वगैरह करती थी गवर्नमेंट पे। ये लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन है जो LTT। तो बहुत सारी कंट्रियों ने जी वर्ल्ड वाइड इस लिट्टे को क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेती थी, अटैक करती थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल को मार देती थी। तो ये अटैक करती थी। ये बनी क्यों थी? क्योंकि ये चाह रहे थे हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ जी हमारे लिए, जितने भी तमिल पीपल हैं इनके लिए एक आज़ाद स्टेट होना चाहिए, अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, अलग राज्य होना चाहिए। तो ये डिमांड कर रहे थे श्रीलंका से, लेकिन इनकी डिमांड मानी नहीं गई। और 1983 में क्या है, जब ये इंडिया ने भी इसे डिक्लेयर किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी वजह से क्या जी, एक इनका लिट्टे का भी हाथ था। जब जो हमारे पूर्व फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, राजीव गांधी जी, उनकी हत्या हो गई थी, एसेसिनेशन। तो लिट्टे का भी उसमें हाथ था कि उसने इसकी हत्या कराई थी जी, राजीव गांधी जी की। तो अब लिट्टे का राज है वो ख़त्म हो गया 2009 में। इंडिया ने सपोर्ट किया श्रीलंका को, इंडिया ने श्रीलंका को सपोर्ट किया, इसी वजह से राजीव गांधी जी की हत्या करवाई थी जी ये लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन ने। समझ गए? अब ये 2009 में इसका जो वार है एंड हो गया और ये डिफीट हो गई जी, हार हो गई इसकी, LTT ख़त्म हो गई। आज के टाइम में LTT एग्जिस्ट नहीं करती, ये और ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो चुकी है। तो इस दौरान जब ये सिविल वॉर हुआ था 2009 तक, 1983 से, इसके इस टाइम में जो ह्यूमन राइट के वायलेशन हुए थे उन्हीं की जानकारी कलेक्ट करना है जी इस रेजोल्यूशन का काम। समझ गए? अब ये रेजोल्यूशन समझ आ गया। अब देखेंगे हम UNHRC के बारे में थोड़ा डिटेल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे पहले जी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। ये कमीशन था पहले, बाद में एक काउंसिल बना दी गई। क्यों बना दी गई? क्योंकि ये क्या है जी, टू हेल्प ओवरकम द क्रेडिबिलिटी डेफिसिट ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट था, इसमें क्रेडिबिलिटी डेफिसिट के कारण नई काउंसिल बनाई गई। अब इस काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? इसका हेडक्वार्टर है जी जनेवा में, स्विट्जरलैंड में जनेवा जगह है, वहाँ पे है। इसमें कितने मेंबर हैं, कंपोजिशन क्या है? 47 मेंबर हैं जी, जो हर जोग्राफिकल एरिया से आते हैं, जैसे हर कॉन्टिनेंट से, एवरी कॉन्टिनेंट से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और ईच इलेक्टेड मेंबर, जो भी मेंबर मान लो इलेक्ट होता है इसका, वो 3 साल तक उसकी टर्म होती है, 3 साल तक इसका मेंबर रहता है, सदस्य। और कोई भी कंट्री मान लो जी मेंबर नहीं बन सकता मोर देन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स। अगर मान लो एक कंट्री, मान लो इंडिया मेंबर बना इसका 3 साल के लिए, फिर नेक्स्ट 3 साल के लिए बना, फिर अगली बार ये लगातार नहीं मेंबर बन सकता तीसरी बार। अगर 2 बार ये लगातार बन गया, 2 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए बन गया, तो नेक्स्ट बार मान लो गैप देना पड़ेगा इसे 2-3 साल का, उसके बाद ही मेंबर बन सकता है। इसके फंक्शन क्या है जी? इसके फंक्शन ये है जी, ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करती है। मतलब कि जो ये रेजोल्यूशन पास करती है कि कंट्रीज़ को बोलती है आपको ये ह्यूमन राइट के रेगुलेशन रूल्स हैं, ये आपको मानने पड़ेंगे, ताकि वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स इंश्योर किया जा सके। लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है, कंट्री चाहे तो मान भी सकती है, ना चाहे तो ना ही भी मान सकती है, मतलब अबाध्यकारी है, कोई उन पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये इसके रूल्स वगैरह मानने ही मानने हैं। और ये ह्यूमन राइट्स के लिए इशू करती है जी थ्रू पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल 193 UN मेंबर स्टेट्स। मतलब 193 जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं, उनका एक पीरियोडिक रिव्यू जारी करती है, जिसका नाम है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। इसके एक्सपर्ट होते हैं जी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वायलेशन का, स्पेसिफिक कंट्री में अगर किसी कंट्री में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो इसके एक्सपर्ट छानबीन करेंगे जी, ओवरसी का मतलब है छानबीन करेंगे, वहाँ पे उल्लंघन हो तो नहीं रहा है ह्यूमन राइट का। इसके सामने कुछ चैलेंजेस है जी और नीड फॉर रिफॉर्म है, कुछ चुनौतियाँ हैं इसके सामने। क्या क्या? देखो जी, जो इसके मेंबर हैं जैसे सऊदी अरबिया, चाइना, रसिया, इन ये इसके मेंबर ही इसके रेगुलेशन को नहीं मान रहे। वहाँ पे भी बहुत बार देखा गया है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। तो ये एक तो चैलेंज है जी, इसके मेंबर ही कंट्री ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, डेस्पाइट कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज इन UNHRC, दे कंटिन्यू टू हार्बर मिसगिविंग्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। वेस्टर्न कंट्रीज भी इसके बहुत सारे मेंबर होते हैं जी, उसके बावजूद क्या है, ह्यूमन राइट देखने को मिलता है उनकी कंट्रीज़ में। दूसरा, जो भी रिजोल्यूशन होता है जिसका नॉन बाइंडिंग होता है और बहुत सारी कंट्री कंप्लाइंस नहीं करती इसके रिजोल्यूशन पे, नॉन कंप्लाइंस हैज़ बीन ए सीरियस इशू विद रिस्पेक्ट टू UNHRC फंक्शन। मतलब जो भी मान लो ये रूल्स वगैरह बनाती है, कंट्री जिसकी बात को नहीं मानती हैं, तो इसकी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है जी, बहुत सारे पावरफुल नेशन भी
पार्टिसिपेट नहीं करते इसके रूल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करने में, जैसे कि यूएस भी बहुत बार एग्जाम्पल देखा गया है कि वो भी इसके जो रिजोल्यूशन है उसको कंप्लाई नहीं करता। तो ये इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी 6 शेड्यूल एरियाज। ये क्या है, अभी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स ने, मतलब होम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा में कि अभी कोई प्रपोजल नहीं रखा गया है कि असम के जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं उनमें पंचायती सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसा कोई प्रपोजल अभी नहीं रखा गया है। पंचायती राज सिस्टम ऐसा ही है जी, जैसे विलेज एरिया में, रूरल एरियाज में होता है ना पंचायत इलेक्शन, या फिर आपके शहरों में डिस्ट्रिक्ट एरियाज में होते हैं म्यूनसिपल के इलेक्शन, जो थर्ड टियर गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम जिसे। तो ये इफर्ट्स किए गए थे जी। कॉन्स्टिट्यूशनल 125th अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2019 में, 2019 में 125वां संविधान बिल लाया गया था कि जिसमें संविधान में क्या चेंजेज किया जा सके और जो शेड्यूल एरिया आ जाए ना असम के, इनमें पंचायती इलेक्शन किया जा सके। तो इंट्रोड्यूस किया था ये 2009 में 6 फरवरी को राज्यसभा में, ताकि जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो हर विलेज के लिए इलेक्ट हो सके। इस बिल में ये क्या है, अभी तक बिल क्या है एक्टिव, जो द बिल दैट इज स्टिल एक्टिव प्रपोजेज दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन वुड होल्ड इलेक्शन टू द ऑटोनोमस काउंसिल विलेज एंड म्यूनसिपल काउंसिल। ये क्या है, विलेज और म्यूनसिपल काउंसिल के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा इन शेड्यूल एरियाज में, लेकिन बिल अभी एक्टिव नहीं है। तो 6 शेड्यूल क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है जैसा आप जानते हो, उसमें 6 शेड्यूल है जिसमें 6 शेड्यूल में 4 स्टेट के लिए प्रोविजन दी गई है। कौन कौन से हैं 4 स्टेट्स कौन से हैं जी, 4 राज्य कौन कौन से हैं इसमें? इसमें जी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं इसमें। और शेड्यूल एरियाज प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं जी, नोटिफिकेशन के जरिए वो शेड्यूल एरिया हो जाते हैं। और ये 6 शेड्यूल है 4 स्टेट्स के लिए है। तो इसके अंतर्गत क्या है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शेड्यूल लाया गया, जो प्रोवाइड करता है, मतलब इस शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल जब बनाया गया इसलिए बनाया गया है जो इन 4 कंट्रीज़ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और इन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जा सके, ताकि ये इनकी जो कम्युनिटी हैं अपने लिए ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल बना सकें और अपने लिए रूल बना सकें, खुद अपने लिए लॉ वगैरह कानून बना सकें ऑन द लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अदर्स, अपने लिए एग्रीकल्चर पे हेल्थ के रिगार्डिंग लॉ कानून बना सकें। अब तक ये 10 ऑटोनोमस काउंसिल हैं ऐसी जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एग्जिस्ट करती हैं। 10 ऑटोनोमस काउंसिल हैं जी। ऑटोनोमस काउंसिल का मतलब है जी, मान लो जैसे ऑफिस है जी ऑटोनोमस काउंसिल के, वो उस एरिया के लिए, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनोमस काउंसिल बना दी तो ये उस एरिया के लिए खुद लॉ कानून बनाएगी। और अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ होंगे जी, पार्लियामेंट के लॉ हैं, पार्लियामेंट ने बनाए पूरी कंट्री के लिए, अगर उन्हें लागू करना है तो गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है इन स्टेट के लिए। तो गवर्नर चाहेगा तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे पार्लियामेंट के लॉ को, वो चाहेगा तो नहीं करेंगे इन ऑटोनोमस काउंसिल में। तो ये होता है जिसका मतलब ये प्रपोजल है जी, जो प्रोविज़न है इसके लिए, इसकी प्रोविज़न आर्टिकल में भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 244 क्लाउज 2 में और आर्टिकल 275 क्लाउज 1 में भी इसकी प्रोविज़न है। इसकी की प्रोविज़न क्या है जी, प्रोविज़न ये जी शेड्यूल एरियाज में कि गवर्नर क्या है जी, इम्पावर्ड है टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर के पास पावर है जी, वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करना चाहें या रीऑर्गेनाइज करना चाहें। इफ़ देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स, अगर मान लो इस किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, इन 4 स्टेट में किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कोई डिफरेंट ट्राइब है तो गवर्नर चाहे तो उसके लिए स्पेशल ऑटोनोमस रीजन क्रिएट कर सकते हैं जी। मान लो डिस्ट्रिक्ट में जी कोई बहुत सारी ट्राइब हैं, बहुत जनजाति के लोग हैं, तो एक जनजाति ऐसी है वो चाहती है अलग उसके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बने, अलग ऑटोनोमस रीजन बने, क्षेत्र बने, तो गवर्नर चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं जी अलग उसके लिए। तो फिर वो उसके लिए कानून वगैरह खुद अपने लिए खुद बनाएगी। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है जी, ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट होती है इसमें जी 30 मेंबर होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, जिनमें से 26 मेंबर इलेक्टेड होते हैं जी, चुनाव होता है, जिनका एडल्ट फ्रेंचाइज पे, मतलब सारे लोग 18 ईयर से अबव हैं जो चुनाव करते हैं, मतलब इलेक्शन होता है, चुनते हैं ये 26 पीपल को। और 4 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। जो ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं जी 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 5 साल काम करते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर जब चाहे इन्हें हटा सकते हैं जी, नॉमिनेटेड मेंबर को, उनकी इच्छा पे काम करते हैं।
ईच ऑटोनोमस रीजन हैज़ ए सेपरेट रीजनल काउंसिल। जो भी ऑटोनोमस रीजन होता है उसके पास एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है। अब इस काउंसिल की पावर क्या होती है जी? काउंसिल की पावर ये होती है जी इसके पास कि डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होती हैं जो ये एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, मतलब उसके लिए लॉ कानून बनाती हैं। मान लो लैंड के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, या कैनाल वाटर, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, या इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, मैरिज के रिगार्डिंग, डिवोर्स के रिगार्डिंग, या कोई भी सोशल कस्टम जैसे रीति रिवाज के रिगार्डिंग कोई भी लॉ कानून बनाना है तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है अपने लॉ, ये डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल अपने लिए खुद लॉ बना सकती हैं। लेकिन इन्हें क्या है, ये कोई भी लॉ बनाएंगी तो गवर्नर की असेंट लेना जरूरी है। जो गवर्नर है जी, राज्यपाल हैं स्टेट के, इंचार्ज स्टेट में, जिस भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल लॉ बनाना चाहती हैं तो गवर्नर की सहमति लेंगे तब लॉ बनाएंगे। अब एक विलेज काउंसिल होती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैन कंस्टिट्यूट ए विलेज काउंसिल। मतलब जो भी ये डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होती हैं इनके अंतर्गत विलेज काउंसिल भी बनाई जा सकती है। ये क्या काम करती हैं जी? ये कोर्ट का काम करती हैं, न्याय सुनाती हैं जी। इनमें केस चलता है लोगों का, जो यहाँ पे लोकल पीपल होते हैं ये अपने जो मान लो क्राइम वगैरह कुछ भी रिगार्डिंग कोई भी मान लो केस आ रहा है उसको खुद ही हैंडल कर सकती हैं। दे हियर अपील्स फ्रॉम देम एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दीज सूट्स एंड केसेज इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नर। और गवर्नर ये स्पेसिफाई करेंगे जी कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे लागू होगा इन विलेज काउंसिल में। तो यही था जी इनके रिगार्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है, लोकसभा ने दिया है अप्रैल 9 तक और राज्यसभा ने दिया है जुलाई 9 तक कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो आपने लॉ बनाया है उसके अंतर्गत रूल बनाइए, फ्रेम करिए, रूल्स बनाइए, नियम बनाइए। ये अमेंडमेंट एक्ट बनाया था जी 2019 में। इसे नोटिफाइड किया गया था दिसंबर 12, 2019 को और ये लागू हो गया था 10 जनवरी 2020 से। केम इनटू फोर्स का मतलब है जी इम्प्लीमेंट शुरू हो गया जी, इसका लागू हो गया। ये रूल्स के अंतर्गत क्या है जी? मान लो रूल्स आर मैंडेटरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी न्यू और अमेंडेड लॉ एंड नॉर्मली फ्रेम्ड विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स इनेक्टमेंट। कोई भी मान लो रूल्स वगैरह होते हैं जी, उन्हें इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होता है जी, बाध्यकारी होता है एक तरह से कि अनिवार्य है कि रूल को लागू करना ही पड़ेगा। अगर कोई न्यू या अमेंडेड लॉ है तो विद इन 6 मंथ उनको जब भी मान लो इनेक्टमेंट किया गया, इनेक्टमेंट का मतलब है जी जब भी कोई लॉ कानून बनाया और वो लागू हो गया तो 6 मंथ के अंदर अंदर क्या है आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा वो, अगर जब इनेक्टमेंट किया है, बनाया आपने लॉ। अब बैकग्राउंड क्या है जी थोड़ा ये देख लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों बनाया गया, किस लिए आया? देखो जी 2019 में अमेंडमेंट किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में। 1955 का ये एक्ट है जी। इसमें संशोधन किया गया एक्ट में 2019 में। ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट प्रोवाइड करता है वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड। जो 1955 का एक्ट है ना सिटीजनशिप का, इस एक्ट के रिगार्डिंग क्या है जी? सिटीजनशिप नागरिकता ले सकते हैं जी इंडिया की नागरिकता किन किन आधार पे ली जा सकती है इस एक्ट में डिफाइन किया गया है और बताया गया है। इंडिया की जो सिटीजनशिप है बाई बर्थ हो सकती है, या डिसेंट के जरिए हो सकती है, या रजिस्ट्रेशन के जरिए, या नेचुरलाइजेशन, या बाई इनकॉर्पोरेशन। ये 5 क्राइटेरिया जी जिनके थ्रू क्या है इंडिया की सिटीजनशिप लिया जा सकती है। बर्थ का मतलब ये जी, मगर आप जान लो जी, मान लो कि आपका जन्म इंडिया में हुआ है और आपके माँ बाप कोई भी एक पेरेंट या माँ या बाप मतलब आपके मदर या फादर इंडिया की सिटीजनशिप है उनके पास, तो आपको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर मान लो आपका इंडिया में जन्म नहीं हुआ, इंडिया से बाहर आपका बर्थ होता है, जन्म होता है, और आपके बर्थ के टाइम पे आपके किसी भी एक पेरेंट का मतलब फादर का या मदर का सिटीजनशिप इंडिया की है, तो भी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसका मतलब डिसेंट का मतलब ये है। नेक्स्ट है जी रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो जी आपका जन्म इंडिया में भी नहीं हुआ है और आउटसाइड भी नहीं हुआ है, समझे, और उस टाइम पे आपके ना ही कोई फादर आपका मदर कोई भी इंडिया का नहीं है, सिटीजन नहीं है, तो भी आप ले सकते हो रजिस्ट्रेशन के थ्रू, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसकी कंडीशन होती है जी। और नेचुरलाइजेशन भी ऐसा ही जी, मान लो कोई नहीं है मेंबर और शादी वादी करना चाहे तो मैरिज के बेस पे भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है इसमें। दूसरा जी, अगर मान लो कोई टेरिटरी इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर दी गई, मान लो ये इंडिया जी, इंडिया का भी नेपाल पार्ट नहीं है, और मान लो नेपाल को इंडिया का पार्ट बना दिया जाए, एक राज्य बना दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली इंडिया के जो नेपाल के जो जितने भी सिटीजन हैं वो इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। ऐसा कुछ सिस्टम होता है जी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया।
अब ये CAA जी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जब इसमें अमेंडमेंट किया गया, मतलब इसका टारगेट क्या है जी, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये था जी, जो इंडियन, मान लो कोई भी बाहर से 3 कंट्रीज़ की बात है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, कोई भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप है जी, माइनॉरिटी ग्रुप का मतलब ये है अल्पसंख्यक, मतलब कि जैसे एक कंट्री है, कंट्री में मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप कौन से रिलीजन के हैं, मान लो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 90% है, 10% यहाँ पे सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, और इनकी क्या है, इस कंट्री में परसिक्यूशन होता है जी, इन पे अत्याचार होता है, और अगर वो भाग के आ गए इंडिया में तो उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। ये इसमें प्रोविज़न रखा। कौन कौन सी, इसमें कौन कौन से रिलीजियस माइनॉरिटी हैं जी, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन। अगर इन रिलीजन का पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में परसिक्यूशन होता है और वो इंडिया में आ गए 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। ये इसमें प्रोविज़न रखा। याद रखना इसमें मुस्लिम नहीं है, क्योंकि ये तीनों कंट्री हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, तो इनके अगर मुस्लिम यहाँ से आता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इस एक्ट में ये था। तो ये क्या है, अगर जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं यहाँ पे लोग और इंडिया में आ जाते हैं तो उन्हें इलीगल इमाइग्रेंट्स नहीं समझा जाएगा, तो उन्हें क्या है, सिटीजनशिप दे दी जाएगी इंडिया का। इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया। ये एक्ट प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर किसी OCI का रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो सर्टेन ग्राउंड पे OCI रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। OCI क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये OCI डिटेल में एक लेक्चर लिया हुआ है जी, अगर आपने नहीं देखा है तो जहाँ पे करंट विद GS लिखा है उस पर क्लिक करोगे, प्ले लिस्ट आ जाएगी। प्ले लिस्ट पे पॉलिटी की प्ले लिस्ट है जी, उसमें जाके आप देख सकते हो OCI के बारे में डिटेल से। इस साल न्यूज़ में भी था जी, और आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है जी। ये जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, ये ट्राइबल एरियाज में नहीं होगा जी अप्लाई। कौन कौन से, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय में नहीं होगा, क्योंकि ये 6th शेड्यूल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और यहाँ पे शेड्यूल एरिया का प्रोविजन है, तो इन एरियाज में नहीं होगा। और ऐसे एरियाज में भी नहीं होगा जहाँ पे इनर परमिट, जो इनर लाइन परमिट का जहाँ पे प्रावधान है, प्रोविजन है। इनर लाइन परमिट क्या होता है जी, ILP इनर लाइन परमिट होता है जी। ये 1973 में लाया गया ये कॉन्सेप्ट, जब अंग्रेज हुआ करते थे। एक एक्ट बनाया जी, ये रेगुलेशन बनाई, नियम बनाई, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में। तो इसमें रखा गया कि कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पे क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनमें क्या है, उनको नुकसान ना हो कुछ, इस वजह से वहाँ पे जाने के लिए एक परमिशन लेनी पड़ेगी जी सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहले तो देखो अंग्रेज़ों ने जब ये बनाया था ना रेगुलेशन 1873 में, तो इसलिए बनाया गया था कि फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज से क्या है, उन्हें रॉ मटेरियल मिलता था, जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्ट बनाते थे, कच्चा माल मिल रहा था, प्रोडक्ट बनाते थे, उसे बेचते थे बाहर की कंट्रियों में यहाँ से ले जाके। तो फॉरेस्ट एरियाज को क्या है, ये आदिवासी वगैरह काट देते थे, तो इनको बचाने के लिए ये अंग्रेज़ों ने रूल बनाया। लेकिन बाद में कंटिन्यू रखा है इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद। क्यों? ये इसलिए ताकि इन ट्राइबल पॉपुलेशन को बचाया जा सके। मान लो जी यहाँ पे कोई बाहर की पॉपुलेशन जाके बस जाए तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसकी प्रजाति खत्म होने के चांसेज हैं, तो इनको नुकसान ना हो कुछ भी, क्योंकि ये क्या है, साई करते हैं, थोड़ा शर्मीले होते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन, इनको नुकसान ना हो, इनकी संस्कृति कल्चर को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ये रूल जारी रखा इंडिया ने। तो आज की डेट में किस लिए, ये ट्राइबल पॉपुलेशन की जो कल्चर है, इनकी जो भी रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशन वगैरह को कंजर्व करके रखा जाए, इसलिए यहाँ पे कोई बाहर का पीपल जाता है, इंडिया का भी या किसी बाहर का भी, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है जी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है वहाँ पे भी ये एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। अब इश्यूज सराउंडिंग द लॉ। अब ये एक्ट लागू करने में कुछ इशू हैं जी, प्रॉब्लम है, चुनौतियाँ हैं। जैसे मान लो अगर एग्ज़ाम में आ जाए, क्रिटिकली एग्जामिन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब आलोचनात्मक व्याख्या करो, ऐसा आ जाए कि उसकी बुराइयां भी बतानी है, इस एक्ट में बुराइयां क्या हैं, तो आप ये लिख सकते हो। पहला चैलेंज है जी ये, इट वायलेट्स द बेसिक टीनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का जो बेसिक आधार है, टीनेट्स है, बेसिक सिद्धांत है, उसको वायलेट करता है जी, उल्लंघन करता है। इलीगल इमाइग्रेंट्स आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो भी अवैध इमाइग्रेंट आए जी, इलीगल इमाइग्रेंट, धर्म के आधार पे उनका क्या है जी, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्टिंग्विश हो रहा है। नेक्स्ट क्या है,
इट इज़ परसीव टू बी ए डेमोग्राफिक थ्रेट टू द इंडिजिनस कम्युनिटी। ये क्या है, जो भी वहाँ पे मूल निवासी रहते हैं, जहाँ पे क्या है जी बॉर्डर एरियाज पे लोग आके बस गए, जैसे बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे, त्रिपुरा में, मतलब यहाँ पे जैसे असम वगैरह में यहाँ पे लोग रह गए, या ये वेस्ट बंगाल में आके रह गए, या और बॉर्डर एरियाज में। तो ये क्या है जी, वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है जी, वो उसको थ्रेट पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज वगैरह अभी वो यूज करते हैं, अगर इन्हें भी सिटीजनशिप दे गई, पूरा अधिकार हो गया इनका भी रिसोर्सेज को, जो भी संसाधन है उनको यूज करने का, तो उनके लिए रिसोर्स कम बढ़ जाएंगे। जॉब वगैरह में भी क्या है जी, उनके लिए कमी हो जाएगी, क्योंकि इन पीपल को भी जॉब देनी पड़ेगी। तो ये सारा क्या जी थ्रेट हो सकता है। नेक्स्ट क्या जी, इट मेक्स इलीगल इमाइग्रेंट्स एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये धर्म के आधार पे जी जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है ये एक्ट। तो ये हमारे आर्टिकल 14 के विरुद्ध है, ये वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है आर्टिकल 14 का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का, क्योंकि ये गारंटी करता है जी राइट टू इक्वलिटी, ये समानता का अधिकार देता है, और इसमें धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो इसके भी अगेंस्ट है। नेक्स्ट क्या है जी इससे इशू, नेक्स्ट है जी, ये न्यूट्रलाइज करता है द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल इमाइग्रेंट इन द रीजन। ये इलीगल इमाइग्रेंट की सिटीजन को न्यूट्रलाइज करने की अटेम्प्ट रखता है जी, मतलब प्रयास कर रहा है। दूसरा एक मतलब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये है, ये ओसीआई रजिस्ट्रेशन है, अगर वो वॉयलेशन करते हैं एनी लॉ का, किसी कानून का वॉयलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं ओसीआई रजिस्ट्रेशन पीपल, तो उनको कैंसिल करने की अनुमति देता है ये लॉ। दिस इज ए वाइड ग्राउंड दैट मे कवर ए रेंज ऑफ वायलेशन इंक्लूडिंग माइनर ऑफ ऑफेंसेज। मतलब कोई छोटे से छोटा अपराध भी कर दिया, मान लो ओसीआई कार्ड होल्डर ने, उनकी ये ओसीआई जो स्टेटस दिया हुआ है इसको रद्द कर सकती है गवर्नमेंट, तो ये भी इसमें प्रोविजन है जी, एक ये भी इशू है। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना जीएसटी कंपनसेशन। ये क्या जी जीएसटी कंपनसेशन, जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये लाया गया जी 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया। इसमें मोस्टली सारे क्या है जी, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका मतलब ये जी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जी, एक इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जी, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, इनडायरेक्ट होता है जैसे मान लो कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, मान लो आपने पेन खरीदा, पेन का टैक्स आपका, पेन पे जो प्राइस है जी, ये क्या है, प्राइस इंक्रीज कर दिया कंपनी ने, जो कंपनी पेन बना रही है, तो ये कंपनी के पास पैसा जाएगा और कंपनी भरेगी जी टैक्स। तो ये होता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्टली क्या है जी, कंपनी के थ्रू, कंपनी मतलब टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने कंपनी पे और कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया आप पे, आप लोग दोगे उसे, तो ये होता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किए गए और बहुत सारे टैक्स को मिला के एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो जुलाई 2017 में लागू कर दिया गया। एक एक्ट भी बनाया गया जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। ये कंपनसेशन का मतलब है जी मुआवजा। इसमें कुछ टैक्स हुआ करते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट के, जिनको स्टेट को रेवेन्यू मिलता था जिन टैक्स से, मतलब स्टेट पैसा कमाता था टैक्स लगा के, अब ये टैक्स कर दिए जीएसटी में शामिल, और जीएसटी लेगा जी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मान लो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा, इसमें कई प्रोविजन रखी गई। अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसमें ये प्रोविजन रखा गया कि पहले 5 साल में मान लो जो भी नुकसान होगा जीएसटी के रिगार्डिंग, जीएसटी की वजह से मान लो कुछ घाटा हो गया, टैक्स पहले जितना वसूलती थी स्टेट गवर्नमेंट, उतना टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगा, मतलब जी उसे पैसा देगा। कब तक? 5 साल तक, इसके लागू होने के 5 साल तक, 2017 से 22 तक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, न्यूज़ में अभी ये इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रिलीज़ किए जी एज ए जीएसटी कंपनसेशन, स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन दिया इस महीने में। ये कहाँ से आया जी कंपनसेशन? सेस कलेक्शन से। सेस क्या होता है जी? सेस एक टैक्स ही होता है जी, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगा देते हैं। एक पर्टिकुलर क्या है जी, पर्टिकुलर समय के लिए सेस लगाया जाता है, जब इसका पर्पज जो फुलफिल हो जाता है इसे हटा दिया जाता है। सेस और सरचार्ज क्या है जी, उसके बारे में डिटेल से 4 से 5 मिनट का लेक्चर बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो, करंट विद जीएस पे क्लिक करके। अब ये जी पेंडिंग था कंपनसेशन ड्यूज टू द स्टेट्स फॉर 2020-21, मतलब जितना पेंडिंग है लगभग मोर देन 77,000 करोड़ सारे स्टेट को पैसा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को इतना पैसा देगी जी 77,000 करोड़ से ज़्यादा एज ए जीएसटी कंपनसेशन, मतलब जीएसटी के रिगार्डिंग मुआवजा, जो जीएसटी के आने की वजह से जो स्टेट को नुकसान हुआ है वो इतना हुआ है जी, इतना पैसा देना बाकी है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पैसा देगी जीएसटी लॉस के लिए, ये ऑलरेडी हमने बता ही दिया है कि क्या होता है कि जो लॉस हुआ है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से स्टेट को, तो फर्स्ट 5 ईयर में स्टेट्स, ये एक्ट बनाया गया जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। इस एक्ट में ये प्रोविज़न रखी गई कि पहले 5 साल में जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी नुकसान होगा स्टेट को वो गवर्नमेंट को पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना भी नुकसान होगा। तो ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा, सेस लगा के, सेक्स लगाएगी जी सिन और लग्जरी गुड्स पे। सिन का मतलब है जी ऐसी गुड्स जैसे तंबाकू वगैरह हो गई, या लग्जरी गुड्स जैसे होगी जी कार वगैरह हो गई, तो इन पे जो सेस लगाएगी, टैक्स ऑन टैक्स, इसके ज़रिए जो पैसा आएगा वो पैसा देगी जी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, अभी क्या है जी, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से जीएसटी क्या है, कम आया गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी, और सेस कलेक्शन भी डाउन हो गया है, लगभग 40% गैप हो गया है जी। जितना कंपनसेशन देना है और जितना सेस कलेक्टेड आया है, 40% का गैप है जी, 40% कम है जितना मुआवजा देना स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये एक तो क्या जी चैलेंज है जी। स्टेट्स क्या है जी, जीएसटी रिवेन्यू गैप लाइकली टू फेस। जीएसटी रिवेन्यू गैप मतलब अभी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को देने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन कोविड-19 की वजह से जी अभी जीएसटी कलेक्शन भी कम हुआ है और सेस का कलेक्शन भी कम हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जी कोविड-19 को बताया था अनफोर्सीन एक्ट ऑफ गॉड, मतलब जी एक्ट ऑफ गॉड है ये। इसकी वजह से क्या है, ऑलरेडी जीएसटी भी कम आया है, सेस भी कम आया है, तो ये क्या जी आनाकानी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने में, कुछ नई तरीके ढूंढ रही है, लूप होल ढूंढ रही है लॉ में, ऐसे लूप होल्स कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ना देना पड़े। तो ये इसलिए जी ये विवाद चलता रहता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तब से कोविड-19 आया कि हमें स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें पैसा दो जो भी लॉस हुआ है जीएसटी की वजह से, और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब कोविड-19 की वजह से हमारे पास भी सेस बहुत कम आया है, जीएसटी कलेक्शन भी कम है, हम आपको पैसा कहाँ से दें। अब ये कंपनसेशन सेस क्या है जी, ये थोड़ा इसे देख लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस तो कर ही चुके हैं। ये क्या है, सेस जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में स्पेसिफाई किया गया है। इस एक्ट में ये रखा गया कि जब जीएसटी, जैसे क्या है जी, जीएसटी रिवेन्यू इस स्टेट को दिया जाएगा, मान लो जी अगर जीएसटी नहीं आता तो 40% एवरी ईयर क्या है स्टेट की रिवेन्यू है, जो टैक्स रिवेन्यू वो इंक्रीज होती, मतलब 14% हर साल इंक्रीज होता है जो भी स्टेट को टैक्स मिल रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, मगर ऐसा नहीं हुआ 2015-16 से 40% एवरी ईयर इंक्रीज होना चाहिए, तो अगर ऐसा नहीं हुआ, कलेक्टेड नहीं हुआ, तो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ये रखा गया। क्योंकि ये सारे टैक्स हैं ना जी, जो जिससे क्या है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स आता था, ये जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिए गए, सब्ज्यूम का मतलब मिला दिए गए। तो अगर मान लो कंपनसेशन दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो कलेक्ट नहीं कर पाता है टैक्स, अगर वो टैक्स क्या है लेस कलेक्ट करता है, लेस अमाउंट, तो इसके लिए इस शॉर्टफॉल के लिए कंपनसेशन दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगा के। तो ये अमाउंट पेड होगा जी एवरी 2 मंथ में, ये पेड होगा हर 2 महीने में, क्या देगा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा स्टेट को। और ये किसकी रिपोर्ट पे देगा, ये कैग जी ऑडिट करेगा स्टेट का अकाउंट, देखेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास हाँ वाकई में पैसा कम आया है और इसे नुकसान हुआ है, तो कैग रिपोर्ट देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इन्हें पैसा देगी स्टेट को, हर राज्य को। ये स्कीम है जी 5 साल के लिए वैलिड है, जून 2022 के लिए, मतलब 2022 तक ये इम्प्लीमेंट होगी। ये कंपनसेशन सेस फंड है, ये क्या है जी, कंपनसेशन सेस फंड है, ये क्रिएट क्या कराया गया था, फ्रॉम विच स्टेट्स वुड बी पेड फॉर एनी शॉर्टफॉल, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो जाती है तो कंपनसेशन सेस फंड से पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जीएसटी की वजह से जो नुकसान हुआ है, ऑलरेडी वही आ रही है जी घुमा फिरी के बाद। और इसमें जो आइटम होंगे जी जिन पे सेस लगाएगी, जो ये कंपनसेशन सेस फंड क्या है जी इकट्ठा करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहाँ से आएगा सेस, ये सेस कौन कौन से आइटम पे लगाएंगे, ये सेस लगाएंगे जी जैसे पान मसाला हो गया, पान मसाला, सिगरेट हो गया, इस पर सेस लगा देंगे, बढ़ा देंगे, इस पर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। टबैको प्रोडक्ट पे या एरिटेड वाटर पे, कैफेनेटेड बेवरेजेस पे, बेवरेजेस का मतलब होता है जी ड्रिंकेबल पदार्थ, मतलब जो पेयजल होते हैं, पीने वाले पदार्थ होते हैं ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया, तो ऐसे, या फिर बोल सकते हैं जी बेवरेजेस में आपके शराब वगैरह भी आती है, मगर यहाँ बात हुई है कैफेनेटेड, मतलब जिनमें कैफेन होता है, जैसे आपका चाय हो गया, टी या कॉफ़ी हो गया,
कोल वगैरह पे भी सेस लगा के, या सर्टेन पैसेंजर मोटर व्हीकल्स पे सेस जो लगाएंगे, इन पे सेस लगा के पैसा कलेक्ट करेगी जी सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी एक्ट स्टेट दैट सेस कलेक्टेड एंड सच अदर अमाउंट एज मे बी रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल वुड बी क्रेडिटेड टू द फंड। इसमें ये कहा गया है, जीएसटी एक्ट जब पास हुआ था, इसके अंतर्गत एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, और जीएसटी काउंसिल जो भी रिकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी कि ये क्या है, जितना भी आपने सेस के जरिए अमाउंट कलेक्ट किया है वो कंपनसेशन सेस फंड में जमा कर दीजिए, आप क्रेडिट कर दीजिए, और इस फंड में से स्टेट गवर्नमेंट को देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना भी नुकसान हुआ है। तो इसके बारे में यही था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना हेल्थ पॉलिसी ऑन रेयर डिसीज़। ये पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, और एक स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है जी। तो हम क्या है, इसको सिर्फ शॉर्टली ब्रीफली पढ़ेंगे। अगर आपको रेयर डिसीज़ के बारे में डिटेल से जाना है तो आप अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, करंट विद जीएस में, वहाँ पे रेयर डिसीज़ के बारे में भी एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। पूरा सेम लेक्चर वही है। अभी न्यूज़ में क्यों है, ब्रीफ में देखेंगे जी लॉन्ग स्टोरी को हम। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत आप रेयर डिसीज़ के लिए कुछ लॉ बनाइए, कानून बनाइए 31 मार्च तक। अब रेयर डिसीज़ को जी ऑर्फन डिसीज़ भी बोलते हैं, या दुर्लभ डिसीज़। ये ऐसी डिसीज़ होती हैं जी जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं। रेयर डिसीज़ मोस्टली जेनेटिक होती हैं जी। जेनेटिक का मतलब है अनुवांशिक। जब कोई बीमारी पेरेंट्स से उसके बच्चों में आए जन्म से ही, तो उसको बोलते हैं ऐसी जेनेटिक डिसीज़, जो जेनेटिक डिसीज़ हैं, और ये पूरी इंटायर लाइफ में जी रहती हैं, मतलब पूरे सालों साल होती हैं ये, मतलब पूरी लाइफ में जब तक कोई भी पर्सन जिएगा तब तक उसको बीमारी रहेगी, और हो सकता है उसे सिम्टम भी ना दिखाई दें, मतलब कोई लक्षण भी ना दिखाई दें, तब भी ये बीमारी रह सकती है उसकी बॉडी में। मोस्ट कॉमन रेयर डिसीज जो अब तक नोटिफाइड की गई हैं ये हैं जी। आप पॉज करके इनका नाम पढ़ सकते हो, एक बार रिवाइज करोगे तो ये आपके माइंड में थोड़ा क्या है जी, जुबान पे आ जाएंगे, और आएंगी तो मान लो कोई मैच द फॉलोइंग वगैरह में तो आप निकाल सकते हो। जैसे हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ऑटो इम्यून डिसीज, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर सच एज पोम्पियो डिसीज, ये हर्शस्पर्न डिसीज, गोचर्स डिसीज, सिस्टिक फिब्रोसिस, हिमेनोजोमास, या सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, ये सारी डिसीज़ ही मोस्टली ये आती हैं रेयर डिसीज़ में। अब कंसर्न और चैलेंज क्या जी, चैलेंज ये जी इनका कोई ना तो डेटा है अभी कोई भी, ना ही इनकी डायग्नोज करने के लिए, मतलब डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए कोई करेक्ट मेजर्स नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हैं जी, क्रोनिक डिसीज़ जो अफेक्ट करती हैं, मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करती हैं, और ये मे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ ए हैंडीकैप, मतलब लोगों में हैंडीकैप भी कर सकती हैं, हाथ पैर कुछ बॉडी के पार्ट ख़राब कर सकती हैं, ऐसी डिसीज़ होती हैं। 2017 में रिपोर्ट आई जी, जिसकी वजह से क्या है, लगभग एक साल से कम जो 15% न्यू केसेस रिपोर्ट किए गए इसमें चिल्ड्रन में, जिनमें से 35% ऐसे थे जो एक साल से कम बच्चों को अफेक्ट करते हैं, उनकी डेथ हो गई जी, और 10% ऐसे थे जिनमें 1 से 5 साल के बीच में बच्चे हैं जो उनकी डेथ हुई, और 12% ऐसे थे जिनमें 5 से 15 साल के जो बच्चे थे उनकी डेथ हुई। इंडिया ने कोई इफर्ट लिए हैं जी इनको करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल इफर्ट लिए। एक पॉलिसी बनाई, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 440 रेयर डिसीज़। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ट्रीटी बनाई। ये ट्रीटी मतलब एक पॉलिसी बनाई, इस पॉलिसी में ये रखा गया है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसको करेगा जी इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्या है, सारी मेंटेन करेगा, रजिस्टर मेंशन करेगा, मतलब ऐसा रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें रेयर डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये ICMR रजिस्टर बनाएगा जिसमें सारी डिटेल मिलेगी जी रेयर डिसीज़ के रिगार्डिंग। ये 3 तरह की होती हैं जी, 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं रेयर डिसीज़ को। पहली ये जिनको रिक्वायर है वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ऐसी डिसीज़ जिनको केवल एक बार ही ट्रीटमेंट दिया जाए और वो ठीक हो जाए। दूसरे तरह की ऐसी डिसीज़ होती हैं जिनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट वेयर द कॉस्ट इज़ लो, जिन्हें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल 20 साल तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या 2-3 साल तक, लेकिन उनकी कॉस्ट कम आती है जी, कम कॉस्ट पे हो जाता है। थर्ड कैटेगरी की ऐसी हैं जी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद हाई कॉस्ट, जिनको क्या जी लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट चाहिए, इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, और लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आती है जी उनकी ट्रीटमेंट करने में। तो ऐसी डिसीज़ हैं जी। इनमें से मान लो जो फर्स्ट कैटेगरी की हैं जी, जिन्हें एक टाइम के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसी डिसीज़ के एग्जाम्पल हैं ओस्टियोपेट्रोसिस एंड इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर डिसीज़, ऐसे इनके एग्जाम्पल हैं जी। इनमें गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है जी, वित्तीय सहायता देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल देती है जी, 15 लाख देती है जी वन टाइम ट्रीटमेंट के लिए। ये वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फाइनेंस करती है जी 15 लाख का, जिसमें मान लो रेयर डिसीज़ है, दुर्लभ डिसीज़ जिसको हो रखी है, 15 लाख रुपए देगी गवर्नमेंट। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम।
ये इम्प्लीमेंट करते हैं जी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंतर्गत जो भी इसके बेनिफिशियरी ना इस योजना के, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिशियरीज हैं, उनको राष्ट्रीय आयोग आरोग्य निधि स्कीम के अंतर्गत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं वन टाइम ट्रीटमेंट के लिए। अब स्टेट्स का इंटरवेंशन करना क्यों ज़रूरी है, मतलब जी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इंटरवेंशन करे, क्यों इसके लिए कदम उठाए रेयर डिसीज़ के लिए, वो इसलिए ज़रूरी है जी। स्टेट हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड रिलायबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू एवरी सिटीजन। स्टेट की देखो जी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जो सिटीजन है जी उसके, उनको कम पैसे में हेल्थ प्रोवाइड कर सके, सबको, सबके लिए हेल्थ सर्विस, एवरी सिटीजन के लिए हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 21, 38, 47 के जरिए क्या है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी स्टेट की कि वो प्रोवाइड करे हेल्थ सर्विसेज अपने सिटीजन्स को। और दूसरा ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जी जो रेयर डिसीज़ के लिए दवाइयाँ बनाती है, मेडिसन, उसको क्या है इंसेंटिवाइज भी करती है गवर्नमेंट। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जी ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, इनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट के लिए क्या है, इन दवाइयों की कीमत क्या बढ़ा सकती हैं, तो इन दवाइयों की कीमत ज़्यादा ना रहे इसके लिए भी इंटरवेंशन करना ज़रूरी है स्टेट का। तो यही था जी इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी यूएस पीस प्लान। यूएस पीस प्लान भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। यूएस पीस प्लान अभी क्या है देखो जी, हुआ क्या था, एक तालिबान ग्रुप है जी यहाँ पे, तालिबान ग्रुप। तालिबान पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, यूएस ने डेजिग्नेट कर रखा था इसे, आतंकवादी मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ करता था, तो आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर कर रखा था इसे। लेकिन बाद में क्या जी तालिबान की इसने अपनी कंडीशन इंक्रीज़ की और इसने अटैक करना बंद कर दिया। तो ये क्या है, ये चाहता है अफगानिस्तान में जी, अफगानिस्तान कंट्री है, पाकिस्तान का पड़ोसी, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान और पाकिस्तान का पड़ोसी है जी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जी तालिबान ग्रुप ये चाहता है, ये अपनी सरकार बनाना चाहता है अफगानिस्तान में। अभी सरकार है अशरफ घानी की, अशरफ घानी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के। तो ये चाहता है यहाँ पे इसकी सरकार हो। तो लेकिन पहले क्या है जी, इसने 2001 में लगभग इसने यूएसए पे अटैक किया जी, यूएसए की एम्बेसडर पे अटैक किया कुछ। तो इसने मतलब टेररिस्ट अटैक किया यूएस में, अमेरिका में। तो अमेरिका ने कहा कि ये तालिबान को ख़त्म करना है बिल्कुल। अमेरिका ने क्या है अफगानिस्तान में अपने ट्रुप भेज दिए, ट्रुप का मतलब है जी सैनिक भेज दिए, अपने सैनिक। तो अमेरिका ने, और कुछ नाटो के थे जी, नाटो के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नाटो क्या होता है डिटेल से पढ़ना है तो इसके लिए भी लेक्चर बना हुआ है, करंट विद जीएस पे क्लिक करोगे प्ले लिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में नाटो के बारे में डिटेल से पता लग जाएगा। ये नॉर्थ शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। ये 1949 में बनाई थी यूएसए ने, जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और रसिया के बीच में। तो यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर यूएसए के साथ ये बनाया था। तो इसके कुछ सोल्जर हैं जी, सैनिक हैं, वो भेजे अफगानिस्तान में। ये कहा जब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं आ जाती, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे लोगों पे अत्याचार करता था तालिबान, अत्याचार करता था, इलीगल एक्टिविटीज़ करता था, गवर्नमेंट को हटाने के नए नए तरीके सोचता था, मतलब दंगे प्रसाद करवाता था। तो इसको रोकने के लिए कि अफगानिस्तान में पीस लाई जा सके और इस तालिबान का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके, तो अमेरिका ने ट्रूप यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, तैनात कर दिए जी अपने सैनिक। तो इसके सैनिक थे। अब इनको तालिबान के साथ अब ये डील कर गई 2020 में, डील की यूएसए ने, अमेरिका ने तालिबान के साथ, कि उसने कहा कि हम अफगानिस्तान को छोड़ देंगे, हमारी ट्रूप है जो सैनिक है सारे वापस चले जाएंगे, लेकिन आप इसमें वादा करोगे कि आपकी कंट्री में पीस बनाए रखोगे, शांति बनाए रखोगे। और इसमें ये एक डील की गई कि अशरफ गानी और तालिबान मिलके दोनों क्या है जी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। इंटरिम का मतलब है जी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाएंगे अफगानिस्तान में। उसमें क्या होगा, इंटरिम का मतलब है जी टेम्परेरी गवर्नमेंट। उसमें क्या होगा, तालिबान को भी पावर दी जाएगी, कुछ डिसीजन तालिबान ले सकेगा, अदर डिसीजन अशरफ गानी जी ले सकेंगे, ऐसी कुछ इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा सेटअप बनाएंगे पॉलिटिकल सिस्टम अफगानिस्तान में। तो ये डील थी जी। तो तालिबान ने भी मान लिया, ठीक है जी हम भी मान लेंगे, हम आगे से कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे गवर्नमेंट पे, पीस बनाए रखेंगे अफगानिस्तान में, शांति बनाए रखेंगे, ये सब मान लिया। और इसके लिए ये भी मान लिया जी यूएसए ने कि हम अगले 14 मंथ में, 14 महीने में अपनी ट्रूप है जो सैनिक है वो वापस ले जाएंगे अफगानिस्तान से। अब आपका वतन आपके हवाले साथियों, ऐसा बोला यूएसए ने। मतलब ये तो मजाक की बात है, ऐसे ही कहा कि हम अपनी ट्रूप निकाल लेंगे यहाँ से, तो अब आप जाने, आपका देश जाने, आपका काम जाने। लेकिन अभी क्यों है न्यूज़ में यूएस पीस प्लान, 2020 में हुआ था, अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी इसलिए जी जो अफ़गान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी, इन्होंने क्या जी प्रपोज किया है न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसने कहा है कि अगले 6 महीने में नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, इन्होंने कर दिया।
इन्होंने जो यूएस की पीस प्रपोजल था ना, यूएस ने कहा था तालिबान और अशरफ गानी मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इसने रिजेक्ट कर दिया अशरफ गानी ने। अशरफ गानी क्या है, टर्की में नेक्स्ट मंथ ये प्रपोजल रखेंगे। टर्की एक कंट्री है, आपको पता होगा, वहाँ पे प्रपोजल रखेंगे और यूएस के प्लान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया जी इसने। ये क्या है, जो यूएस गवर्नमेंट का प्लान था ना कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी तालिबान और अफगानिस्तान मिलकर, उसका प्लान कर दिया जी खराब। अब यूएस तालिबान पीस डील क्या थी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बता दिया। ये सारा ये कथा जो लिखी है वो वही लिखी है पूरी, कि पीस डील हुई जी बिटवीन यूएस गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में 29 फरवरी 2020 को। इसमें ये रखा गया कि नाटो और यूएस की फोर्स है वो अफगानिस्तान से निकाल लेगा जी, छोड़ देगा यूएस से। और सिग्निफिकेंस क्या जी इस पीस के, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए कोई इंपॉर्टेंस होगी तभी हम पढ़ रहे हैं, वरना हमारा क्या मतलब इसे पढ़ने का। इंडिया के लिए ये जी, इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर रिन्यूड एफर्ट फॉर एस्टेब्लिश इंडोरिंग पीस स्टेबिलिटी पुटिंग एन एंड टू एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वायलेंस इन अफगानिस्तान। देखो इंडिया ने क्या है, ट्रेड करता है अफगानिस्तान से, व्यापार होता है, और अफगानिस्तान के जरिए क्या है जी और कंट्री से भी करता है, क्योंकि अफगानिस्तान बीच में पड़ता है, इसकी लैंड से होकर गुजरना पड़ता है। मान लो कोई ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं हम, कोई एनर्जी, कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, या कोई भी और प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये मिडल ईस्ट या आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, जो जैसे आपकी किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो अफ़गानिस्तान से होके गुजरना पड़ता है। तो ये इंडिया भी एफर्ट कर चुका है यहाँ पे, टेररिज्म वगैरह ख़त्म हो, स्टेबिलिटी आए, पीस आए यहाँ पे, तो इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है जी, क्यों, अभी बताया जैसे ऑयल इंपोर्ट करना या मिनरल रिच एरिया है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये गेटवे की तरह काम करता है अफगानिस्तान, यहाँ से होके गुजरना पड़ता है इंडिया को। ये देखो मैप, तब समझ में आएगा आपको। ये जी अपना प्यारा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, साइड में पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। और मान लो कजाकिस्तान से, ये किर्गिस्तान, ये उज्बेकिस्तान से ट्रेड करनी है तो इंडिया क्या जाएगा, ईरान के पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से होके निकलेगा जी यहाँ पे। तो इंडिया ये गेटवे का काम करता है, अफगानिस्तान बीच में पड़ता है, तो इसलिए भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। नेक्स्ट आज की अफगानिस्तान क्या जी, सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट बन चुका है जी इंडियन फॉरेन एड का। मतलब क्या है जी, इंडिया सहायता देता है विदेशों को, विदेशी मतलब विदेशों में कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को सहायता प्रोवाइड करता है, उनमें से सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान आता है पिछले 5 साल में जो भी एड प्रोवाइड किए। कुछ डील के सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जी, क्या वही है जी, अगले 14 महीने में यूएस ने कहा हम छोड़ देंगे, सारी ट्रुप निकल जाएगी। मेन काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट तालिबान ने किया जी कि हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। तालिबान ने ये वादा किया कि हम कोई भी हमारा मेंबर इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप इंक्लूडिंग अलकायदा भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होने देगी अफगानिस्तान की सॉइल से। तो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, यानी कि कोई सिक्योरिटी को आगे खतरा नहीं होगा, नहीं इसके अलाइज को, मतलब इसके जो कोई भी मित्र देश है यूनाइटेड स्टेट्स के या कोई भी इसके अलाइज हैं, किसी को भी खतरा नहीं होगा, अफगानिस्तान की धरती से कोई भी ऐसा अटैक नहीं होगा। तो ये वादा किया जी तालिबान ने। तो यही था इस डील में। चलते हैं जी नेक्स्ट पे अपने। नेक्स्ट है जी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। अभी एक इंडेक्स जारी की थी जो ऑक्सफॉर्म ने 2020 में जारी की थी, इशू की थी, रिलीज की थी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या है, एक एनजीओ जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो ये जारी की अभी न्यूज़ में क्यों, रिसेंटली क्या है, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जो ये ऑक्सफॉर्म ने ये इंडेक्स निकाली ना, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में, ये क्या है, इसने हमारे जो लेबर कोड बनाए थे, हम 2020 में लेबर कोड बनाए थे जी, इंडिया ने कुछ एक्ट बनाए थे, ये मान लो कानून बनाए थे लेबर के रिगार्डिंग, जो भी कर्मचारी होते हैं, लेबर होती है, उसके रिगार्डिंग कुछ कोड बनाए थे। तो उनको क्या है कंसीडर नहीं किया इसने जब ये इंडेक्स जारी की। तो ये इसलिए न्यूज़ में है, ये लोकसभा में इन्फॉर्म किया। अब इसमें इंडिया की जो रैंकिंग दी गई जी बहुत कम दी गई। ये देखो आप, सार्क नेशन की रैंकिंग है ये, सार्क में जी 8 नेशन आते हैं, 8 कंट्रीज। इंडिया दी देखो ये ओवरऑल रैंकिंग में 129 है जी इसकी रैंकिंग, पाकिस्तान की 128, बांग्लादेश की 113, नेपाल की 112। मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है जी, ऐसा मानता ज़्यादा है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है इंडिया में इन कंट्री से। देखो पाकिस्तान से भी ज़्यादा इनइक्वालिटी है इंडिया में, क्योंकि रैंक ज़्यादा का मतलब है जी इनइक्वालिटी ज़्यादा। अब ये इंडेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जी। ये क्या मीज़र करती है, इंडिया रैंक कंट्रीज मीजरिंग देयर पॉलिसीज एक्शन इन 3 एरियाज़। ये 3 एरियाज़ को रिगार्डिंग, मतलब 3 एरियाज़ को कंसीडर करके ये रैंकिंग निकाली जाती है जी। कौन कौन से एरियाज़ हैं, पब्लिक सर्विसेज, कि किसी भी कंट्री में पब्लिक सर्विसेज कैसी हैं, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन कैसा है, टैक्सेशन सिस्टम, वर्कर्स राइट क्या है, इनको ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स जारी की जाती है। इसमें जी इंडिया, बहरीन और नाइजीरिया, ये
वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है जी कोविड-19 के ड्यूरिंग, मतलब जब कोविड-19 आया था जी इसके दौरान ये 3 नेशन में क्या है जी, 3 कंट्रीज़ में नाइजीरिया, बहरीन, इंडिया में सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी बढ़ी है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जी। इसके रीज़न क्या बताया जी, इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस रही जो, मतलब ख़राब परफॉर्मेंस रही, पुअर का मतलब यहाँ ख़राब परफॉर्मेंस रही जो। इसके कारण क्या है, एक तो जी एक्सप्लॉइटिंग लेबर्स इन कोविड, जब से कोविड आया जी लगभग 8 से 12 घंटे का काम करना पड़ रहा है और उन्हें मिनिमम पे मिल रहा है जी, मतलब सैलरी कम मिल रही है, काम ज़्यादा घंटे तक कर रहा है। तो एक तो ये कारण बताया। दूसरा, लो हेल्थ बजट, इंडिया का जो हेल्थ बजट है ना, जो बजट में हेल्थ के लिए, हेल्थ सर्विस के लिए पैसा, कैपिटल मनी अलोकेट की जाती है वो कम है जी। मतलब ऐसा माना जाता है कि इंडिया में लगभग 70% तो हेल्थ जो स्पेंडिंग होती है लोग खुद अपने जेब से खर्च करते हैं। जो इंडिया है वो बहुत ही कम फंड प्रोवाइड करता है हेल्थ सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट रीज़न बताएगा जी इनफॉर्मल जॉब, इनफॉर्मल जॉब भी बहुत हो गई जी। इनमें क्या होता है, मोस्ट वर्कर्स अर्न लेस देन हाफ ऑफ मिनिमम वेज, जितनी मिनिमम वेज डिक्लेयर की गई है ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द वर्कर हैं जो अधिकतर जो कर्मचारी हैं वो मिनिमम वेज से कम वेज जो सैलरी मिलती है कम मिलती है उन्हें। तो ये किए भी है जी। 71% डोंट हैव एनी रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट, 71% ऐसे वर्कर हैं जी, कर्मचारी हैं जिनके पास कोई भी लिखित में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उन्हें जब चाहे हटा सकते हैं। 54% डू नॉट गेट पेड लीव, मतलब कोई भी 54% ऐसे लोग हैं अगर मान लो वो छुट्टी लेंगे तो उन्हें उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो इस ये रीज़न बताएं जी। और ओनली अराउंड 10% ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया इज़ फॉर्मल, और इंडिया में जितनी भी वर्क फोर्स है जी उसके लगभग 10% ही फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब वो जी जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें क्या है उन्हें पीएफ वगैरह कटता है उन्हें, और छुट्टी में लेते हैं तो मान लो उनको भी उन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन ऐसे जो वर्क फोर्स है, कर्मचारी हैं, वो केवल 10% ही हैं इंडिया में। अब ये ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक जी इंडिपेंडेंट एनजीओ जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1995 में बनाया गया था। इसका नाम है जो ऑक्सफॉर्म आया, ऑक्सफॉर्म ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ बनी थी एक 1942 में ब्रिटेन में। ये किस लिए बनी थी, ये बनी थी जी ताकि वर्ल्ड वार के दौरान जो भी चिल्ड्रन और वुमन को भुखमरी आई थी तो उनको फूड प्रोवाइड करना ग्रीस में, ये तब बनी थी जी कमेटी। इसका काम यही था कि ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी को क्या है जी ग्लोबली रिड्यूस करना, कम करना है, और इनजस्टिस जो होता है, अन्याय, उसको रिड्यूस करना है। इसका काम ये था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, सेक्रेटेरिएट ऑक्सफॉर्म का केनिया में जी, केनिया अफ्रीका में एक कंट्री जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, केनिया की राजधानी है जी, कैपिटल नैरोबी। ये और भी कोई रिपोर्ट जारी करती है, हाँ जी बिल्कुल, एक ग्लोबल इनइक्वलिटी क्राइसिस रिपोर्ट करती है जी जारी ऑक्सफॉर्म। इसमें ये कहा कि इंडिया में जो 1% रिचेस्ट पीपल है ना, वो बॉटम में जो 70% पीपल है उनका 4 टाइम्स वेल्थ रखते हैं। मतलब जितने पीपल 70% बॉटम है जी, जो 70% गरीब लोग हैं ना, उनकी जितने पास 70% लोग हैं, मतलब 70% कितना हो जाएगा, मान लो जी लगभग 90 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो जाएंगे इंडिया के, 90 करोड़ जितने लोग हैं, और 1% लोग हैं, लगभग 1% कितना हो जाएगा, लगभग 1.3, 1 करोड़ 30 लाख लोग मान लो। तो 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास जितना धन है, वो पता है कितना धन है इनके पास, कितनी मनी है, इतनी मनी है जितना जो 90 करोड़ पीपल है ना, इनसे 4 गुना, 90 करोड़ लोगों के पास जितनी मनी है इनसे भी 4 गुना, 4 टाइम्स गुना ज़्यादा 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास है जी। इस रिपोर्ट में ये कहा। दूसरी रिपोर्ट है जी इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट, ये जनवरी 2021 में ही अभी रिलीज की कोविड-19 के दौरान। तो ये भी क्या है, ये कहता है इंडिया में इनइक्वलिटीज़ असमानता इंक्रीज हुई है जी। तो ये रिपोर्ट जारी करता है जी ऑक्सफॉर्म। और इसी के साथ हमारे टॉपिक भी समाप्त होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन जी, जो करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। पहला क्वेश्चन है जी जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट डेज में, 1-2 दिन पहले किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जोराई इज ए कॉनिकल हैट मेड ऑफ बम्बू एंड कवर्ड विद ड्राइड टोकू। ये जोराई जी एक हैट है, टोप है, जो बम्बू से बनाया जाता है, मतलब बांस से, और टोकू है जी, टोकू होता है पाम ट्री, ताड़ का पेड़ होता है जी, उससे बनाया जाता है क्या, जोराई। जापी इज मेड ऑफ बेल मेटल, जापी बेल मेटल से बनाया जाती है, धातु से। और ये एक ट्रे टाइप होती है जिसके बॉटम में एक स्टैंड होता है, मतलब स्टैंड होता है जिससे रखा जा सके। विद और विदाउट कवर, कवर के बिना भी हो सकता है जी या नहीं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था जी। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी इन दोनों में से, गलत स्टेटमेंट बतानी है, पहली गलत है, दूसरी दोनों है, दोनों सही है। देखो जी, दोनों इसमें इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही बनता ना, तो बोथ हो जाएगा जी सी। क्यों है, क्योंकि इंटरचेंज किया गया है। जोराई की जगह जापी लिख दो, जापी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दी है, जापी होती है जी हेट,
और जोराई होता है ये बेल मेटल, ये ऑफरिंग प्रेयर के दौरान ऑफरिंग करने के लिए भी एक बर्तन होता है जो यूज होता है, ये जोराई होता है। तो इंटरचेंज किया गया है। नेक्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सिंस इंडिपेंडेंस ए फिफ्थ ऑफ इंडियाज लैंड हैज़ कंसिस्टेंटली बीन अंडर फॉरेस्ट। जब आज़ादी के बाद से लगभग इंडिया की जितनी भी लैंड है उसका 5वां हिस्सा फॉरेस्ट कवर के अंडर रहा है क्या? इतना जंगल रहा है क्या? इंडिया की लगभग 20% ज़मीन पे फॉरेस्ट रहा हो। एज पर द बाइनियल स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इंडियाज टोटल फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज सिंस 2017 बट वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर हैज मॉडरेटली डिक्रीज। जो 2019 में रिपोर्ट आई थी ना फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट कवर कितना है, हर 2 साल में आती है जी ये, तो इसमें फॉरेस्ट कवर बढ़ा था 2017 के मुकाबले, लेकिन जो वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर था ना वो घटा था। क्या ये सही है क्या? कौन सा सही है जी बताओ? फर्स्ट सेकंड या दोनों सही, दोनों गलत? देखो जी पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि वेरी डेंस फॉरेस्ट इसमें लिखा डिक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं बल्कि वो भी इंक्रीज हुआ था। तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है जी, प्रीविलेज मोशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बताना। फर्स्ट बोलिए, इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा। प्रीविलेज मोशन है जी लोकसभा में लाया जा सकता है क्या? एनी नोटिस शुड बी रिलेटिंग टू एन इंसिडेंट ऑफ रिसेंट अकर्स। इसमें जी कोई भी नोटिस लिया जा सकता है जो रिसेंटली अकर हुआ, कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस के रिगार्डिंग, कोई भी मान लो कोई भी अर्जेंट नोटिस लाया जा सकता है। स्पीकर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ प्रिविलेज मोशन। जब भी प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वो फर्स्ट लेवल स्क्रूटनी करते हैं जी, मतलब जांच करते हैं इसकी। तो आपको करेक्ट बताना जी कौन सा। ये हमने इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी लिया था जी प्रिविलेज मोशन के लिए, नहीं देखा तो करंट विद जीएस लिखा वहाँ पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, पॉलिटी में जाके देखो। और हमने करंट अफेयर में भी बहुत बार कवर किया था। 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, प्रिविलेज मोशन केवल लोकसभा में नहीं राज्यसभा में मिलाया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ पे फर्स्ट काट दो, आपका आंसर आ गया सी, और बाकी के 2 करेक्ट हैं जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस पे जी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे एक स्पेशल लेक्चर लिया था, करंट विद जीएस में प्लेलिस्ट में जाओगे, इन्वायरमेंट में जाके देख सकते हो। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दे आर अमंग द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो भारी पक्षी होते हैं ना हैवीएस्ट बर्ड, उनमें से एक है जी जो ये उड़ने वाला पक्षी है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के में ये प्रोटेक्टेड है जी, इसे संरक्षण मिली हुई है। दे आर कैटेगराइज एज लीस्ट कंसर्न बाई आयुसन रेड लिस्ट। आयुसन की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं क्या? आपको करेक्ट बताना, 1 2 दोनों करेक्ट या दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल सही है, हाँ जी ये उड़ने वाला एक हैवीएस्ट, वन ऑफ द हैवीएस्ट है, जो भारी पक्षी होते हैं उनमें से एक है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसे प्रोटेक्टेड है। लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न नहीं है। तो ए आंसर हो जाएगा जी यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016। इंडिया ने 2016 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी बनाई, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, करेक्ट बताना है। इट इज़ इंटायरली इन कॉम्प्लाइंट विद द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट इन ट्रिप्स। मतलब जी जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है ट्रिप्स नाम का, ट्रिप्स नाम का ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है जी। ये जो स्कीम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, डब्ल्यूटीओ की, तो ये पॉलिसी कंप्लाई करती है बिल्कुल, इसी के ध्यान में रख के इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है क्या? इट एम्स टू रिमूव कंपलसरी लाइसेंसिंग क्लाउज फ्रॉम इंडियाज पेटेंट एक्ट। इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है उसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग है, जिसके जरिए क्या होता है, पेटेंट आप जानते हो जी, मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, कोई कंपनी बनाती है, कोई आदमी बनाता है, उसको पेटेंट मिल जाता है जी डब्ल्यूटीओ के रूल के अकॉर्डिंग और इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग भी, और वर्ल्ड वाइड क्या है जी, फिर उसे क्या है कोई और कंट्री या कोई और पीपल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता बिना इसकी अनुमति के। 20 साल के लिए मिलता है जी, वो जिस मन चाहे दाम पे बेच सकता है। तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग एक पेटेंट एक्ट है इंडिया में, उसमें रखा गया अगर मान लो कोई डिसीज ऐसी है, उसकी दवाई नहीं है और एक ही कंपनी बनाती है और महंगी दवाई बेचती है, तो लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को बचाने के लिए उस दवाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया किसी और कंपनी को परमिशन दे देता है, समझ गए, किसी और कंपनी को परमिशन दे देता है, चाहे उसे पेटेंट मिला हुआ हो, सब भी बिना उसकी परमिशन के। जो जिसको पेटेंट मिला है, जिस आदमी को, जिस कंपनी को, उससे बिना परमिशन लिए इंडिया क्या है दूसरी कंपनी को ये परमिशन दे देगा कि आप मैन्युफैक्चर करो और उसे कम दामों में बेचो। तो ये जो प्रोविज़न है ये रिमूव कर दी का इंडिया ने जब पेटेंट एक्ट बनाया था, जो ये बनाई थी पॉलिसी। आपको बताना जी 1 2 दोनों करेक्ट या दोनों गलत। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, इंडिया ने बिल्कुल रिमूव नहीं की, अभी भी कंपलसरी लाइसेंसिंग की प्रोविज़न है, क्लाउज है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ए सही है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्चुअल लाइबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। यूनियन गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी होती है जी, उत्तरदायित्वता, ये बताना क्या होती है। बोरोइंग्स बाई पीएसयू,
जो क्या है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उधार लेती है ना, वो क्या लाइबिलिटी होती है कि यूनियन गवर्नमेंट की। लोन्स टेकन फ्रॉम रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, जो बैंक को रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए लोन कर्ज लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या लाइबिलिटी होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, जो मान लो वेरियस मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्री जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो लाइबिलिटी में आता है। आपको बताना जी 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी 3 बिल्कुल गलत है, जहाँ जहाँ 3 है वो काट दो। आपका आंसर आ गया जी ए। 3 गलत ही इसलिए जी, लाइबिलिटी होती है उत्तरदायित्व, जो देना होता है, पेएबल होता है। अब बताओ एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं, ये खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा किसी को देना थोड़ी, एक्सपेंडिचर तो हो गया। लेकिन जो लोन लिया है या उधार लिया है, कर्ज लिया है, ये तो पेएबल होता है ना, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है भैया, देगा कभी ना कभी तो चुकाएगा ही, वापस देगा, तो उसे बोलते हैं लाइबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज टैक्स रेवेन्यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है जी, पैसा आता है, उसमें से टैक्स रेवेन्यू कौन कौन सा होता है ये बताना आपको। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पर्सनल इनकम टैक्स, ये टैक्स रेवेन्यू होता है क्या, टैक्स से कमाया हुआ लाभ होता है क्या। एक्साइज ड्यूटी, डिविडेंड्स इन इन्वेस्टमेंट, इनकम थ्रू स्पेक्ट्रम ऑक्शन। देखो जी आपके ऑप्शन है 1 2 3 1 3 4 1 2 1 2 4। देखो जी 1 2 करेक्ट आंसर है। यहाँ पूछा है टैक्स से जो कमाया पैसा है, टैक्स से तो दो ही है ना, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होती है, ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स होता है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड टैक्स थोड़ी ना होता है जी। मान लो ये क्या है जी, डिविडेंड होता है, जो कोई शेयर खरीदते हैं उस पर क्या लाभ मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, तो ये टैक्स में नहीं आता। टैक्स का मतलब है गवर्नमेंट जिस पे टैक्स लगाती है उससे मिलता हो, ये तो इंटरेस्ट मिल जाए जी आपको, शेयर खरीदा गवर्नमेंट ने। या फिर इनकम जो स्पेक्ट्रम अलोकेशन से स्पेक्ट्रम ऑक्शन करते हैं जी, किसी को अलोकेट करते हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन के जरिए, ऑक्शन नीलामी होता है जी मतलब इसका। तो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है जो आप फ़ोन वगैरह पे बातें वगैरह करते हो, स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट क्या है इसका ऑक्शन करती है कंपनीज़ को, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है, जैसे जियो हो गई जी, एयरटेल होगी, वोडाफोन आइडिया ऐसी। तो उनसे जो इनकम होती है जी वो भी टैक्स में नहीं आता, क्योंकि टैक्स थोड़ी ना, ये तो कोई अपनी प्रॉपर्टी मान लो जी नीलाम कर रही है गवर्नमेंट, उससे पैसा आ रहा है, टैक्स से थोड़ी ना आ रहा है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हैं आपको करेक्ट बताना है, अब स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है डिस इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सेलिंग माइनॉरिटी शेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज टू ए पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है जी, जब मान लो गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या तो किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी को बेच दे या दूसरी प्राइवेट कंपनी को बेच दे, उसका मतलब डिस इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर बेच दे अपना। क्यों ये सही है क्या, करेक्ट है क्या। नेक्स्ट है व्हेन द गवर्नमेंट सेल माइनॉरिटी शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटिटी दैट इज ए स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट क्या है जी अपनी मेजोरिटी ऑफ शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मान लो किसी कंपनी के दूसरी कंपनी को बेच दे, पब्लिक कंपनी को, या तो इसे स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं क्या। नेक्स्ट है जी अंडर द स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट ट्रांसफर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू अनदर पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन्वॉल्व हेयर। स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत क्या होता है, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र की जाती है जी, और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब गवर्नमेंट कंपनी की ओनरशिप भी ट्रांसफ़र की जाती है दूसरी पब्लिक एंटिटी को, दूसरी गवर्नमेंट कंपनी को, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते। ये करेक्ट है क्या। आपके ऑप्शन है जी 1 3 1 2 2 3 या फिर 1 ओनली। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसमें कहा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते। देखो जी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट जब करना हो, शेयर बेचना हो, तो प्राइवेट पब्लिक दोनों को बेच सकते हैं। बाकी के दोनों सही है जी, 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, बी आंसर है जी इसका। नेक्स्ट है जी जीरो कूपन बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट बताना है जीरो कूपन बॉन्ड के रिगार्डिंग, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। जीरो कूपन बॉन्ड इज ए डेट सिक्योरिटी that not pay interest but instead trade at a deep discount rendering a profit at maturity when the bond is redeemed for its full face value। ये जी एक डेट सिक्योरिटी है जिसमें क्या है इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे मान लो आप बॉन्ड खरीदते हो कोई, तो उसमें 5% 10% कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है हर महीने या हर साल। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें क्या है इसे कम वैल्यू पे खरीदा जाता है। मान लो इसकी 1000 वैल्यू है, इसकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड का प्राइस है 1000, और इसे जब बेचेगी, मान लो कोई कंपनी बेच रही है, गवर्नमेंट बेच रही है, तो इससे क्या है इसे 900 रुपये में बेच देगी। जैसे मान लो ए पर्सन ने खरीद लिया 900 रुपये में, तो इसे जब ये बेचेगा तो 1000 रुपये में बेचेगा। तो यही लाभ होता है जो 100 रुपये का लाभ हो, कम में खरीद के इसे पूरी जितनी इसकी वैल्यू है 1000 प्राइस है, प्राइस में बेच देगा वापस जिससे लिया है। तो ये क्या सही है क्या। नेक्स्ट बोलिए दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड इश्यूड ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली टू ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन।
ये जी जो यूरो कूपन बॉन्ड होते हैं इन्हें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, कोई और इशू नहीं कर सकता क्या? आपके स्टेटमेंट है 1 करेक्ट 2 करेक्ट, दोनों है, दोनों गलत। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, इसे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने कहा कंपनी या गवर्नमेंट कोई भी इशू कर सकती है। और पहली बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही दी है और ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। वो ये जी जिसका प्राइस से कम बेचना फिर वापस प्राइस पे खरीदना। नेक्स्ट है जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, इनकरेक्ट बताना है कौन सी है जी। इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज रिमेन लार्जली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट नहीं है जी, इंडियन टैक्स लिखा है। जो इंडियन टैक्स है जी, इंडियन टैक्स रिवेन्यू मतलब इंडिया को जो भी टैक्स से लाभ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे होता है? डायरेक्ट टैक्स के जरिए होता है क्या? लार्जली इंडिया का जो टैक्स है डिपेंड होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, डायरेक्ट टैक्स से आता है। इसमें लिखा डायरेक्ट टैक्स से, तो डायरेक्ट टैक्स से आता है क्या? स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट बतानी है हमें। अमंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड बाई द सेंटर इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट द लोएस्ट शेयर। मान लो जितना भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है। मान लो जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है उस पर जो ब्याज देना होता है इंटरेस्ट पेमेंट, इस पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है कि गवर्नमेंट का। इनकरेक्ट बताना जी, पहला गलत है, दूसरा दोनों गलत है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। देखो जी दोनों ही गलत हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना, दोनों ही गलत है। ना तो इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे यह लोएस्ट शेयर होता है, इसमें कहा सबसे कम शेयर होता है, लोएस्ट की बात हो रही है, यहाँ ज़्यादा बोल दिया था क्या मैंने? हाँ यहाँ पे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट लिखा है तो लोएस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, और इस ज़्यादा ही होता है, लगभग 6% जीडीपी का इंटरेस्ट पेमेंट पे ही जाता है जी। और इंडियन जो टैक्स है रेवेन्यू ज़्यादा लार्जली डायरेक्ट टैक्स पे नहीं होता है जी, बल्कि जीएसटी कलेक्शन, इस बार आपने देखा होगा जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होता है, जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा आया है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स से भी काफ़ी आता है। तो इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इस आंसर के साथ ही हमारा लेक्चर भी समाप्त हो गया।